नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में अब भौतिकी हमारे समाप्ति की तरफ है। 3 या 4 वीडियोस यहां से और रहेंगी। ठीक है, तो अभी आज हम चैप्टर पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी आज हम पढ़ेंगे, जिसमें लगभग 150 सवाल हैं। तो वही हम सोच रहे हैं कि 2 घंटे में उसको प्रॉपर आपको करा दिया जाएगा। इसमें बेसिकली क्या है कि करंट अफेयर्स वाले काफी ज्यादा सवाल हैं। ठीक है, तो मैं वही हमेशा की तरह रेड करके लाया हूं, है ना। तो वहां से हमें यह सीखना है कि सवाल किस तरीके से पूछा जा रहा है। ये चीज हम वहां से सीखते चलेंगे। जो इररेलेवेंट सवाल होंगे वो मैं स्किप भी करता चलूंगा साथ में, लेकिन क्वेश्चंस यहां सारे हैं। ठीक है, तो एक तो रही ये पहली बात। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की 2 क्लास हम करेंगे, एक आज एक कल। इसके बाद एक और रह जाएगा, है ना, क्या कहते हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी है, फिर एक आविष्कारक है, फिर एक विविध वाली क्लास है। संभवतः 3 या 4 क्लास आपकी यहां से और होंगी। फिर फिजिक्स समाप्त। फिर अपन पूरी तरह से फोकस कर लेंगे या तो पॉलिटी की तरफ या फिर यूपी स्पेशल की तरफ। ठीक है, क्योंकि यूपी स्पेशल में भी मैक्सिमम जो पूर्वावलोकन के हिसाब से देखेंगे तो 10-11 क्लासें उसमें होंगी। देख लेते हैं, जो भी संभव हो पाएगा। आप लोग भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से देते चलिएगा क्या चाहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज की अपनी क्लास, है ना, जिसमें हम देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलिए तो आज का पहला सवाल है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पार्ट 1 है ये। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पार्ट 1 है। चलिए पहला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको माना जाता है। जो भी हमारी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है वो किसने शुरू की थी, किसको माना जाता है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, है ना, डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई या डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस और जो प्रोग्राम है उनका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें होमी जहांगीर भाभा जो है वो हमारे एटॉमिक जो भी वो है हमारा, उसके जनक माने जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। सेम सवाल, रिपीटेड सवाल है और देखो 2021 में आया है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये विक्रम साराभाई एस आजकल थोड़े चर्चा में है ना। एक प्राइवेट कंपनी ने इन्हीं के नाम पे क्या किया है, रॉकेट प्रक्षेपण यान बनाया है। अभी क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे आगे क्या होते हैं रॉकेट प्रक्षेपण यान वगैरह, ईटीसी। चलो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं आपको चीजें समझाता चलूंगा जो भी जरूरी होंगी। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है। तो रशिया की सहायता से हमने प्रथम उपग्रह भेजा था अपना आर्यभट्ट 1975। जो हमारा आर्यभट्ट है वो प्रथम उपग्रह है हमारा, जो हमने मतलब भारत ने प्रथम उपग्रह भेजा था आर्यभट्ट। किसकी सहायता से, रशिया की सहायता से 1975 में। आप लोगों के लिए यहां ये प्रश्न है कि आप मुझे ये बताएंगे किस नोट पर, मंगलयान नहीं, वो तो 2000 पे छपा हुआ है, किस नोट पर आर्यभट्ट का फोटो है। ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है, ये आप बताएंगे। चलिए चौथा सवाल देखते हैं, भारत के अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया भास्कर के प्रक्षेपण से। देखो घुमा के सवाल पूछ लिया, पीछे सवाल पूछ रहा है पहला वो कौन है, देखो 3 बार आया है, अब घुमा के पूछ लिया अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया किसके प्रक्षेपण से। सबसे पहले आर्यभट्ट को हमने प्रक्षेपित किया, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से हमने क्या करा है, अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया 19 अप्रैल 1975। ठीक है, रशिया की सहायता से हमने जो है भेजा था और कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान था। चलो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया 1975, 19 अप्रैल 1975। अब आप देख सकते हो 4 सवाल इस प्रश्न इस उससे आए हैं, 2-3 बार तो वही सेम सवाल पूछा गया है। तो आप 1975 याद रखोगे, आर्यभट्ट याद रखोगे और रशिया याद रखोगे। यूएसएसआर की मदद से हमने जो है इसको भेजा था। चलिए भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन थे। प्रोफेसर यूआर राव हैं, प्रोफेसर यूआर राव हैं, उडुपी रामचंद्र राव करके इनका पूरा नाम है। इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। 2017 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनका निधन हुआ है। ठीक है, इन्होंने ही आर्यभट्ट को डिजाइन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। रेड सवाल मतलब करंट अफेयर्स का सवाल। और आपको खासकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी 2 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें काफी करंट ओरिएंटेड सवाल मिलेंगे। लगा के इसलिए लाया हूं ताकि आपको पता चले कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अब कोई इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक अगर खिसक लें, ठीक है, तो उनको याद रखना है कि कौन गए हैं, उनका योगदान क्या था, इस तरीके से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वह जंतु कौन था जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी। तो अपनी लाइका थी। ठीक है, लाइका थी, लाइका नामक कुतिया थी, नॉट कुत्ता। ठीक है, फीमेल कुत्ता जिसको कह सकते हैं वो थी, रशिया ने भेजी थी अंतरिक्ष में सबसे पहले। ठीक है
1957 में स्पुतनिक 2 की सहायता से, स्पुतनिक 2 की सहायता से भेजी थी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, लिख लेना यहां कहीं स्पुतनिक 2 की सहायता से। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957, है ना, 1957 को गई है लाइका, 3 नवंबर 1957। ठीक है, स्पुतनिक 2, स्पुतनिक 2 भी याद रखोगे क्योंकि अब इस सवाल का यही एरिया बचता है, यहां से सवाल नहीं पूछा गया है। अंतरिक्ष में भेजा गया था कौन, लाइका नामक, है ना, फीमेल डॉग। चलो, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे आपके यूरी गागरिन। ठीक है, यूरी गागरिन थे प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे जिनको रशिया ने सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा था। और कब भेजा था, आपके भेजा था 1961 में, 1961। इस क्वेश्चन के और एस्पेक्ट भी आप याद रखेंगे, यूरी गैगरिन 1961, और यान का नाम क्या था, बोस्टोक। ठीक है, बोस्टोक बन, बोस्टोक या ता कहीं मिलेगा, इस वन से ये गए थे, है ना, 11 नहीं है, बोस्टोक 1 से गए थे। ठीक है, चलो तो याद रखोगे। अब देखो 57 में वो अंतरिक्ष में चला जाता है, उपग्रह प्रक्षेपण कर दे रहा है, फिर कुतिया अंतरिक्ष में भेज दी, फीमेल डॉग अंतरिक्ष में भेज दी। ठीक है, अब आदमी भेज दिया। अब आई रसिया, अमेरिका को गुस्सा कि बेटा तुम अंतरिक्ष में भेज रहे हो, हम चांद पे आदमी भेजेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में इसके बाद विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, ये भी रशिया की है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, और इनका क्या नाम है, इनका नाम है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, ये सी वाला जो ऑप्शन है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ये अंतरिक्ष में जाने वाली क्या है, रशिया की मतलब पहली महिला है और रशिया की है। ठीक है, बाकी इसमें बछेंद्री पाल जो है प्रथम भारतीय महिला है एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, जुंको तबोई शायद वो हैं जो 2 बार चढ़ी हैं, या शायद सारे सब कुछ फतेह करने वाली हैं, सारी चोटियां, देख लेना एक बार। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो कौन थे जिन्होंने चांद पर अपना पैर रखा था, ये चांद पर सबसे पहले पहुंचे थे, दैट इज नील आर्मस्ट्रांग। और इनके ही एक साथ में थे, 3 लोग ये गए थे, एक भैया तो उसी में घूमते रहे जो जिसमें गए थे जिस यान से, एक दूसरा उसका नाम था एंड्रिन जूनियर, समथिंग ऐसे करके नाम है, जूनियर उसके नाम है, तो बेचारा जूनियर ही रह लिया। पहले नील आर्मस्ट्रांग उतर गए, उसके बाद जूनियर उतरा, तो जूनियर को कोई याद नहीं रखता है, नील आर्मस्ट्रांग को याद रखते हैं। तो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग। और ये कहां के थे, ये थे आपके यूएसए के, ठीक है, अमेरिका के। और किससे गए हैं, ये गए हैं 1969 में। यान का नाम था, जो मिशन था वो था अपोलो 11, अपोलो 11 से। ठीक है, ये याद रखोगे, अपोलो 11 और 1969 में गए हैं। ठीक है, तो 57 में उसने अंतरिक्ष में भेज दिया, 1957 में यूएसएसआर ने। 1961 में क्या करा, अंतरिक्ष में आदमी भेज दिया, यूरी गैगरिन। ठीक है, फिर 1965 में वो औरत भेज दी थी। और तो फिर अमेरिका ने क्या करा कि क्योंकि उस समय तो कोल्ड वॉर वाला एरिया है ना, दोनों लड़ रहे हैं कि तू ज्यादा महान कि हम ज्यादा महान, तुम ज्यादा शक्तिशाली हम ज्यादा शक्तिशाली। तो अमेरिका ने क्या करा, 1969 में अपोलो 11 मिशन के साथ 3 आदमी चंद्रमा पर भेज दिए, जिसमें से पहले कदम रख लिया नील आर्मस्ट्रांग ने, इसीलिए हम उनको पढ़ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड है, तो ये 355 दिन भाई साहब ठहर के आए थे, अभी रिसेंट की कहानी है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इनका नाम था मार्क बैंड है। ठीक है, तो ये यूएसए के थे, है ना, नासा के अंतरिक्ष यात्री थे, यूएसए के थे, सबसे ज्यादा दिन जो है अंतरिक्ष में रह के आए थे, 355 दिन रह के आए थे। ठीक है ना, तो ये करंट अफेयर्स का ही सवाल है, उस समय चर्चा में था इसीलिए लाल है। ठीक है, करंट अफेयर्स का सवाल है। ठीक है, तो इनसे घबराना नहीं है, मतलब इससे हमें क्या सीखना है, इन सवालों से हमें सीखना है, लगा के इसलिए लेके आया हूं, इन सवालों से हमें सीखना है कि अगर ऐसी कोई विशेष घटना हो रही है, किसी भाई साहब को कहीं भेज रहे हैं हम, किसी बहन जी को कहीं भेज रहे हैं, तो उन बहन जी का नाम, जाने की तारीख, आने की तारीख, कितने दिन ठहरे, कहां के थे, कैसे थे, वो पूरा हमें पता होना चाहिए, ताकि उससे सवाल फ्रेम हो तो हम सही आंसर लगा पाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टिम पिक को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, भाई साहब ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। ठीक है, ये भी अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कॉस्मिक बैकग्राउंड उपग्रह कार्यक्रम,
फेलकॉन समुद्र गत केबल, ये भी सही है। डिस्कवरी अंतरिक्ष शटल, ये भी सही। अच्छा पूछा है क्या एक सुमेलित? नहीं है। कॉस्मिक बैकग्राउंड उपग्रह कार्यक्रम, मतलब कोब था उपग्रह को एक्सप्लोर करना कि उपग्रह बेसिकली क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी संरचना है, कैसे घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये ठीक है। फेलकॉन जो है वो समुद्रगत केबल तंत्र है। फेलकॉन अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद रिलायंस का है ना। सबसे बड़ा समुद्री वो है जो केबल, समुद्रगत केबल बिछाए गए हैं, है ना, जो ऑप्टिकल फाइबर वाले, जिनकी सहायता से आप इंटरनेट का यूज कर पाते हैं। डिस्कवरी जो था वो अंतरिक्ष शटल था। अंतरिक्ष शटल क्या होता है? ऐसा यान जो अंतरिक्ष में जाए और फिर से वापस आ जाए, उसको अपन कहते हैं अंतरिक्ष शटल। और अटलांटिस क्या है? ये भी अंतरिक्ष शटल है, ना कि अंतरिक्ष स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें से डी सही सुमेलित नहीं है। चलो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। मिला लेते हैं भाई। क्यूरियोसिटी रोवर, मैसेंजर जो है ना वो बुध के लिए नासा का यान है, ठीक है। बी का चौथा, मतलब ये आपको 1-2 बार सवाल भी अकेले में पूछा गया है, अकेले में मतलब सिंगल पूछा है कि मैसेंजर क्या है, तो बुध के लिए यान है, याद रखोगे। तो इसका क्या हो जाएगा? बी का 4 देखो किसमें है, बी का 4 इसमें है, बी का 4 इसमें है ना। और क्यूरियोसिटी रोवर जो है वो आपका मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण यान है, तो ए का क्या हो जाएगा? ये भी नासा का है क्यूरियोसिटी रोवर। ए का तीसरा, अरे वाह, ए का तीसरा 2 में है। चलो फिर जो आकाश है ना आपका, आकाश 2, ये बहुत चर्चा में रहा था, पागल बनाया गया था बच्चों को टैबलेट के नाम पर, ठीक है। तो आकाश 2 जो है वो टैबलेट है, सस्ता टैबलेट था, इसलिए काफी चर्चा में था। डी का पहला देखो किसमें है, तो डी का पहला इसमें है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और रुस्तम आपका क्या है? डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखो 2 बार यूपीपीसीएस प्री में पूछा है, फिर आपकी आरओ वाली परीक्षा में भी तुरंत पूछ लिया गया है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। याद रखना ये सवाल रिपीट हो सकता है, अच्छा सवाल है क्योंकि काफी चर्चा में रह गए वो थे, है ना, तो ये मतलब अच्छा सवाल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नासा का अंतिम अंतरिक्ष यान शटल है? ये करंट अफेयर्स का सवाल था। 2008 में अंतरिक्ष यान लास्ट था अंतरिक्ष शटल, दैट इज कौन? अटलांटिस, ठीक है। अभी हमने मैचिंग वाले सवाल में भी देखा था, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है, मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम कि भाई अब ये चीजें लास्ट हो गई, अब इसके बाद इस प्रकार का सिस्टम नहीं भेजा जाएगा, है ना, ऐसा अगर कुछ भी कहीं से भी आता है चर्चा में कि भाई नासा पहले ये भेजता था बार बार, अब ये उसका अंतिम हो गया, या इसरो बार बार ये चीजें भेजता था, अब ये उसका अंतिम हो गया, अब ये यूज नहीं होगा, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे क्योंकि करंट में चर्चा में होते हैं तो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो DAVINIC प्लस और VERITAS है ना, मैं इसलिए स्पेलिंग बोल रहा हूं क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन अजीब सा है। नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन हैं, ये अभी रिसेंट के ही हैं। 2021 में नासा ने शुक्र के लिए क्या किए थे? 2 नए मिशन घोषित किए थे, है ना, ये दोनों, ठीक है। तो शुक्र के लिए, अब देखो ये आपके नए मिशन थे, इसलिए आपके आरओ की परीक्षा 2021 में सवाल पूछ लिया गया। मतलब अगर कोई नया मिशन आता है, अब जैसे इस बार 2 जो चर्चा में है, एक तो आपका आदित्य L1 है, ठीक है, गगनयान है ना, और जो आपका चंद्रमा के साउथ पोल पे हमने लैंडिंग की है वो है, तो उनकी डिटेलिंग्स थोड़ी सी देख लीजिएगा, वहां से सवाल बनने की संभावना ज्यादा है। इनका देख लेते हैं क्या है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2021 में शुक्र ग्रह के अनुसंधान हेतु, ठीक है, शुक्र ग्रह के अनुसंधान हेतु क्या भेजा था? 2 नए मिशनों का चयन किया था, ये और ये शुक्र ग्रह के वायुमंडल के संगठन की माप करेगा, जबकि ये शुक्र ग्रह की सतह का मानचित्र करेगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप याद करोगे, डाविनिक और वर्टेस, ठीक है, वर्टास, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो, ठीक है। चलो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है देख लेते हैं। कैसिनी हाइगेंस, कैसिनी तो एक क्या था? प्रक्षेपण यंत्र है जो सिनी से मैंने कर लिया था शनि, जो शनि की अन्वेषण के लिए भेजा गया था। तो शुक्र की माप करना नहीं, शुक्र के लिए तो अभी पीछे पड़ के आए हैं, कैसिनी शनि के लिए है, मतलब एक गलत है एक वाले उड़ाओ। अगर आपको एक भी पता है तो भी आंसर तक पहुंच गए बिना पढ़े, यही यूपीएससी की खासियत थी अब तक, 23 से नहीं रही है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। चलो खैर, मैसेंजर जो था अभी पीछे भी पढ़ के आए थे, बुध के लिए था, मतलब देखो
पीवाईक्यू से सवाल कैसे आते हैं, पीछे देखा आपने, मैसेंजर पूछा गया था, मैचिंग में पूछा गया था, यहां फिर से पूछ लिया। तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी है कि पीवाईक्यू से कैसे सवाल आ रहे हैं। वायेजर 1 और 2 क्या है, बाह्य सौर परिवार के अन्वेषण के लिए है, ये भी सही है, तो 2 और 3 सही है। अब देखो वायेजर आपसे पूछा जा सकता है, वायेजर 1 और 2 मैचिंग के हिसाब से पूछ लेगा कहीं कि ये क्या है, किस तरीके से है। तो बाईजर से याद रखो, बाह्य ग्रहों के क्या है, अन्वेषण के लिए है। ठीक है, चलो इनका प्रयोजन ये है। अगला देखते हैं, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है। तो बहुत बेसिक सा सवाल है, कैसिनी, मैंने आपको बताया सिनी से कर लो शनि, तो कैसिनी मतलब शनि के अन्वेषण के लिए है, मतलब ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 19वें का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है। देखो भाई साहब, इनमें से एक कौन सा अंतरिक्ष यान है, एफोसिस, कैसिनी, स्पिट्जर, टेक्सार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है कौन सा अंतरिक्ष यान है। तो अभी देखते हुए आ रहे हैं, कैसिनी अंतरिक्ष यान जो था शनि के अन्वेषण के लिए हमने भेजा था। ठीक है, शनि के अन्वेषण के लिए हमने भेजा था। तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, कैसिनी। नासा ने भेजा था, है ना, शनि और उसके उपग्रह अध्ययन के लिए भेजा गया था। ठीक है, चलो बाकी ये स्पिट्जर जो है ना, स्पिट्जर जो है, जो आपने सुना होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, जेम्स वेब जो आजकल टेलीस्कोप है, जिसका पुराना संस्करण था हब्बल, है ना, हब्बल का भी पुराना संस्करण ये स्पिट्जर था। ये एक दूरबीन टाइप से है। ठीक है, टेलीस्कोप मान लो, दूरबीन मान लो, है ना, नासा की ही। तो निम्न में से कौन एक अंतरिक्ष यान है, तो कैसिनी है, किसके लिए है, शनि के लिए। ठीक है, कैसिनी, शनि, याद रखोगे, सरल है। अब देखो 2-3 बार पूछ लिया है, किसी ना किसी तरीके से पूछ लिया है ये सवाल, मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज इक्वेटोरियल ट्रायंगल की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा की 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है। समझ रहे हो, मतलब 3 अंतरिक्ष यान उड़ेंगे, 1, 2 और 3, तीनों समबाहु त्रिभुज की डायरेक्शन में उड़ेंगे। ठीक है, और जिसमें एक भुजा कितनी है, 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है, मतलब 10 लाख किलोमीटर लंबी है। और यानों के बीच लेजर चमक रहेगी। ठीक है, मतलब ये दोनों किस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, तीनों आपस में लेजर लाइट्स है। कथित प्रयोग किसको संबंधित करता है, तो ये क्या है, ये जो आपका वो है, ये ग्रेविटी, गुरुत्वीय तरंगों की खोज के लिए है, गुरुत्वीय तरंगों की खोज के लिए है। और इसका नाम क्या गुरुत्वीय तरंगे खोज है, उनको पहचानने के लिए इसका नाम रखा गया है इलीसा। ठीक है, इलीसा, इस पे भी 2-3 बार सवाल आए हैं इलीसा पे, तो ध्यान रखोगे, काफी चर्चा का सवाल था। ठीक है, गुरुत्वीय तरंगों की खोज के लिए। ऐसा माना जाता है कि जब 2 ब्लैक होल्स कहीं भी ब्रह्मांड में मिलते हैं, तब वहां से कुछ रेंजेस निकलती हैं और गुरुत्वीय तरंगें होती हैं। पहली बार हमने इन्हें नोटिस भी कर लिया है, गुरुत्वीय तरंगों को। ठीक है, तो याद रखोगे, तो ई लीसा जो है किसके लिए है, इवोल्ड लीसा। ठीक है, चलो, विकसित लेजर व्यतीकरण अंतरिक्ष एंटीना, है ना, इवॉल्व लेजर इंटरफेरेंस फेरोमीटर स्पेस एंटीना। देखो इन सवालों से घबराना नहीं है, ये सवाल सारे यूपीएससी के हैं। यूपीएससी के सवाल क्या होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं, और वहां साइंस एंड टेक से सवाल आते ही हैं, है ना। तो ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, है ना, तो इससे सवाल आते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा इनका लेवल हाई है, तो इनसे घबराना नहीं है, समझते चलना है। कि हमसे पूछ ले इलीसा क्या है, तो हमें पता तो हो कि गुरुत्वीय तरंगों की खोज के लिए कोई आइटम है, इस तरीके से। चलो, विकसित लेजर व्यतीकरण अंतरिक्ष एंटीना इवॉल्व लेजर इंटरफेरेंस स्पेस एंटीना इलीजा परियोजना का क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है उसका, मैं आपको बता रहा हूं बार बार। गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना मतलब पकड़ना, गुरुत्वीय तरंगों को नोटिस करना। अब तक हमें यह पता है कि गुरुत्वीय तरंगें होती हैं, लेकिन कहां होती हैं, कैसी होती हैं, क्या उनकी खासियत होती है, किस प्रकार की होती हैं, ऐसा अभी तक नोटिस नहीं किया गया था। तो ये इलीसा प्रोजेक्ट के द्वारा ही ऐसा करना संभव हो पाया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलो, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है। निम्न सूची में से उसे चिन्हित कीजिए। करंट अफेयर्स का सवाल है, कोर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी चीज होती है, बेसिकली आप कोई भी जो वार्षिकी पढ़ेंगे करंट अफेयर्स की, उनमें साइंस एंड टेक वाला पूरा एक पोर्शन रहता ही है, उसको अच्छे से पढ़ लो, वहां से सारे सवाल हो जाएंगे।
ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है। अब ये ट्रैक्टर क्या चलेगा, एक 2 मंजिल जुगाड़ की तरह का ट्रैक्टर ट्राली है जो पब्लिक परिवहन में प्रयुक्त होगी। भाई कहां चल रहे हैं ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर ऐसी यांत्रिकी के साथ जो आम सड़कों को साफ करेगा और आर्थिक दृष्टि से सस्ता होगा। एक बुलेट ट्रेन जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर शक्तिशाली चुंबक की सहायता चलेगी। अरे प्रभु, पृथ्वी की गुरुत्व मतलब कॉमन सेंस से ही गलत कर सकते हो, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण चलाओगे क्या। एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी की टक्कर लेने से बचाएगा। तो ग्रेविटी ट्रैक्टर है ना, वहीं से कनेक्ट कर सकते हो, ग्रेविटी ट्रैक्टर है तो ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलो, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, और प्रकाश है जो इस दुनिया में सबसे अधिकतम तीव्रतम चाल से चल सकता है। अभी तक उस प्रकाश की चाल से कोई नहीं चल सकता। मन चल सकता है बेटा, मन की चाल को मेजर नहीं किया गया है अभी, मतलब चल सकता होगा। ठीक है, चलो तो और प्रकाश वर्ष में किसको मापते हैं, तो बड़े बड़े जो तारों के बीच की डिस्टेंस होती है उसको अपन प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक है, अरबों प्रकाश वर्ष विशालकाय ब्लैक होलों के विलय के प्रेक्षण किया गया है। इस प्रेक्षण का क्या महत्व होगा, जब ब्लैक होल मिलेंगे तो गुरुत्वीय तरंगें रिलीज होंगी, उनको हम पकड़ लेंगे। ठीक है, बांध लेंगे पकड़ के नहीं, है ना। गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ है, हमें पता चला है कि करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर, अरबों प्रकाश वर्ष दूर 2 ब्लैक होल आपस में मिले हैं और उनके मिलने से गुरुत्वीय तरंगें रिलीज हुई हैं, और है ना, तो उससे क्या है, हमने उनको मतलब मेजर करने की कोशिश की है। ठीक है, चलो बाकी ब्लैक होल क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका गुरुत्वीय क्षेत्र बहुत ज्यादा अधिक होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा अधिक होता है, अपने पास से कोई भी चीज वापस नहीं आने देता है। ठीक है, लाइट भी उस पर पड़ेगी तो लाइट को भी अपने अंदर खींच लेगा, इतनी ज्यादा उसकी आकर्षण पावर होती है। ठीक है, तो वो हमें दिखता भी नहीं है, इसीलिए उसका नाम है ब्लैक होल। ठीक है, चलो गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया, तो हमने गुरुत्वीय तरंगों को कब पहली बार देखा है, सितंबर 2015 में। ठीक है, 14 सितंबर 2015 को सबसे पहले हमने गुरुत्वीय तरंगों को मतलब वो किया है कि हमने ये गुरुत्वीय तरंगे हैं, इस प्रकार गुरुत्वीय तरंगे सबसे पहले पहली बार नोटिस किया है। चलो, तो 25वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2015 में। आगे चलते हैं, वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। जैसे माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, हमारा ब्रह्मांड जो है लगातार फैल रहा है। तो भाई साहब कैसे फैल रहा है, कैसे मान लिया आपने फैल रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे मानते हैं, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता लगाना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सूक्ष्म तरंगें होंगी तो मतलब लगेगा कि कोई चीज फैल रही है। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन, बिल्कुल सही है सर। ये रेड शिफ्ट क्या होता है, देखो समझ लो, जब एक डॉपलर इफेक्ट होता है, मतलब ये कोई वस्तु है और ये मान लो आप खड़े हो, है ना, आप खड़े हो तो इस वस्तु, ये वस्तु से कोई ना कोई तरंगें आती हैं। इस चीज को मान लो, आसान भाषा में बता रहा हूं, इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, है ना। अब ये तरंग मान लो कि यहां से ये कोई वस्तु है ना, और ये आप खड़े हो, तो तरंग क्या हो, तरंग की आवृत्ति बढ़ती हुई आए, है ना, बढ़ती हुई आए, तो मतलब ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, रेड शिफ्ट, लाल रंग की होती है। ठीक है, तो रेड शिफ्ट इसीलिए उसको नाम दिया है, मतलब तरंग की आवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ती आ रही है, आवृत्ति कह रहा हूं, तरंग दैर्ध्य बढ़ती हुई आ रही है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती हुई आ रही है, मतलब यहां से चली तो यहां से तो ऐसे ऐसे वाली तरंग थी और दूर आते आते ऐसे करके और ज्यादा फैलती चली गई। ठीक है, इस तरीके से कोई तरंग आ रही है, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो ब्रह्मांड से इसी प्रकार की तरंगें हमें प्राप्त होती हैं, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, है ना। तो इससे लग रहा है कि ब्रह्मांड संकुचन में नहीं है, फैलाव की अवस्था में है, ये भी सही है। अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति, इनसे क्या मतलब है, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट, इनसे भी कोई मतलब नहीं है भाई, फैलने का इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही होंगे, 1 और 2 सही हैं, इनसे अंतरिक्ष के विस्तरण या विस्तारण का पता चलता है। अब आपसे सिंपल पूछ ले, निम्न में से किससे अंतरिक्ष के विस्तारण का पता चलता है, एक ऑप्शन रेड शिफ्ट दिया हो, 4 ABCD चूज करना हो तो रेड शिफ्ट पता होना चाहिए आपको। चलो, मेरा काम सिर्फ यहां आके सवाल बताना, समझाना, कराना नहीं है, आपके दिमाग में यह भी डालना है कि सवाल के पूछे जाने की प्रायिकता क्या हो सकती है, संभावना क्या हो सकती है, किस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी सवाल तो तेरे करा पड़ा रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो मैंने आपको बताया कोई वस्तु जब होती है और वो क्या करती है, तरंग हमारे पास छोड़ती है, इस बात को क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसी बेस पे हमने क्या निकाला है, रेडशिफ्ट पता लगाया है, ठीक है, रेडशिफ्ट। इसी प्रकार से मान लो आपसे घुमा के सवाल पूछ ले कि ब्रह्मांड के संकुचन को क्या बताएगा, तो रेड की जगह ब्लू शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी तरंग आवृत्ति ज्यादा होगी और तरंग दैर्ध्य छोटी हो जाएगी, तो ब्लू शिफ्ट हो जाएगा, सिकुड़ेगा तब, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट बता रहा है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, कर लेंगे। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, बिल्कुल फैल रहा है, आप भी सही, आप भी सही। पदार्थ अपने चारों ओर के दिक् काल को क्या है, विंकुचित यानी वार्प करता है। तो ये तीनों सही हैं, ठीक है, ये तीनों सही हैं। मतलब ए भी सही है, प्रकाश द्वारा गुरुत्व प्रभावित होता है, ये भी सही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये भी सही है। और पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को क्या करता है, संकुचित करता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो, कभी कभी समाचारों में आपने इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो ये शब्द किस संदर्भ में आते हैं? जैसे सिंगुलैरिटी है ना, सिंगुलैरिटी है, इवेंट होराइजन है, तो ये किस संदर्भ में आते हैं? ये हमेशा आपको देखे जाते हैं ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध, सूर्य चंद्र ग्रहणों का अध्ययन नहीं, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन नहीं, पृथ्वी पर जीव नहीं। ए वाला सही होगा इसमें, ठीक है, ए वाला सही आंसर होगा ब्रह्मांड। और ये है क्या, सिंगुलैरिटी क्या है? माना जाता है जब ब्रह्मांड बिल्कुल सिकुड़ जाएगा तो एक अति सूक्ष्म बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा, जिस बिंदु का क्या कहते हैं, ताप और दाब अनंत होगा, और वो अनंत में जब विस्फोट होगा तब फिर ब्रह्मांड का फैलाव शुरू होगा, ठीक है। तो ये सिंगुलैरिटी होती है, वो अनंत बिंदु, मतलब उस बिंदु को क्या कह रहे हैं, सिंगुलैरिटी कह रहे हैं। इवेंट होराइजन क्या होता है? ब्लैक होल की जो अंतिम सीमा होती है, जिसके बाद प्रकाश जाके वापस नहीं आ पाता है, यहां से ब्लैक होल शुरू हो गया, ब्लैक होल की सीमा, उसको इवेंट होराइजन कहते हैं। ऐसे स्ट्रिंग थ्योरी एक थ्योरी है, स्टैंडर्ड मॉडल, ये सब ब्रह्मांड के प्रेक्षण और बोध से संबंधित है। 29वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। श्याम विवर या ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? सूर्य पर एक धब्बा नहीं, सिमट गया तारा। जब कोई तारा खत्म हो जाता है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की वो पहली क्लास याद कीजिए जिसमें मैंने आपको ब्लैक होल के विषय में पूरा डिटेल में बताया है, कोई तारा कब ब्लैक होल बनता है, ठीक है। तो श्याम विवर क्या होता है? सिमट गया तारा। किसी तारे की मृत्यु के बाद वो तारा क्या बन जाता है? प्रायः ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है, प्रायः ब्लैक होल बन जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कृष्ण छिद्र, देख रहे हो, श्याम विवर, कृष्ण छिद्र, ये सब ब्लैक होल के नाम है हिंदी में। एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। क्यों नहीं देखा जा सकता? आप मुझे देख रहे हैं, है ना, प्रकाश की किरणें मुझसे टकराकर आपकी आंखों तक जा रही हैं, जिस वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। ब्लैक होल क्या है? सारी रेज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेगा तो देख ही नहीं पाओगे, तो इसलिए इसको किसी से भी नहीं देखा जा सकता है। कथन एक सही है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, उससे भी कहता है आ जाओ बेटा हमारे पास आ जाओ, कहां जा रहे हो। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और इसकी सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर की ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। श्याम विवर है, वही ब्लैक होल पूछ रहा है आपसे, क्या है? कोई भी विकिरण प्रभावित नहीं करता, परावैंगनिक किरणों को नहीं, सारे विकिरण को इसके पास से प्रवाहित होते हैं, उनका अवशोषण कर लेता है। कोई जाओ हमारे पास आ जाओ, क्यों? क्योंकि हम ब्लैक होल हैं, ठीक है, बड़े से होल हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा होल होता हो या समथिंग दैट, लेकिन उसकी गुरुत्वीय शक्ति बहुत ज्यादा होती है, सॉरी, है ना, गुरुत्वीय शक्ति बहुत ज्यादा होती है, वो अपने पास खींच लेता है उस सिस्टम को। चलो, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर, सूर्य की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। तो सूर्य से दूर की ओर होती है पुंछल तारे की जो पूंछ होती है वो सूर्य से दूर की ओर होती है, ठीक है। याद कर लो, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो है उसकी वजह से फूंकता है, मतलब गर्मी उससे पाके अपनी वो करता है, तो पीछे की तरफ वो लगाता है, ठीक है। चलो, अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहते हैं, जिसका बहुत ज्यादा घनत्व हो जाएगा तारा धीरे धीरे क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन तारा कहलाएगा, न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को क्या कहेंगे? इनमें से क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन स्टार कहेंगे, न्यूट्रॉन तारा कहेंगे,
चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अंतरिक्ष में क्या कह रहा है, अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? पृथ्वी का अपना जो सिस्टम है ना, अपना जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, है ना, पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी तो एक चुंबक की भांति काम करता है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो भी तो एक चुंबक की भांति काम करता है, तो वो क्या करता है, इनको रिफ्लेक्ट कर देता है वातावरण में आने से पहले ही। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की तरफ मोड़ देती है, बिल्कुल सही। ध्रुवों पर आपने देखा होगा ना, चमकदार सा प्रकाश दिखता है, बढ़िया बढ़िया से फोटो देखे होंगे कुछ, ऑरोला ऑस्ट्रिस और ऑरोला बोरोरिस उनको बोला जाता है। पृथ्वी के इर्द गिर्द ओजोन परत ओजोन नहीं करेगी, वायुमंडल के ऊपर नहीं उपयोग कतरों नहीं, ये सही है। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें क्या करती है, ध्रुवों की तरफ मोड़ देती है, तो वो ध्रुवों के आसपास ही ऊपर की तरफ मटक के रह जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। यदि कोई मुख्य सौर तूफान या सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या संभव है ना? कोई सौर तूफान अगर पृथ्वी पर पहुंच जाएगा तो पृथ्वी पे क्या हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा पृथ्वी का, और क्या है ना, और जो क्योंकि उसमें मुक्त आयन भी होंगे तो वो क्या करेगा, जितने भी हमारे सैटेलाइट वगैरह हैं उनको भी दिक्कत करेगा। ठीक है, चलो जीपीएस और दिक् संचालन नेविगेशन प्रणाली विफल हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं, बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकती है। ठीक है, यह भी सही है, बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकती है। ठीक है, पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर ध्रुव ज्योतियां घटित होंगी, अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियां। अरे भाई दावाग्नियां क्यों घटित करवा रहे हो, है ना, दावाग्नि तो क्या हो गया, दावाग्नि का जंगल की आग है ना, तो दावाग्नि थोड़ी ना घटित हो जाएगी, जगह जगह आग थोड़ी ना लग जाएगी, ये गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, छठा क्या कह रहा है, उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं, छठा सही है। ठीक है, बिजली के ग्रिड ये भी सही है, पृथ्वी के अधिकांश ये भी ठीक है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान लघु रेडियो तरंगें बाधित हो सकती हैं। ठीक है, मतलब ऊपर से जितना भी आयन वाला सिस्टम चल रहा है ना वो वायुमंडल में डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो पांचवा हटाओ, पांचवा इसमें है, ये गया, पांचवा इसमें है, ये गया, इसमें नहीं है, इसमें लो, आंसर मिल गया। ठीक है, मतलब कॉमन सेंस से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो ज्यादा बड़ा सवाल, जितना बड़ा सवाल उत्तर निकालने का तरीका उतना आंसर उसका ज्यादा सरल होता है। चलो, अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है, बिल्कुल सही बात है। जब कोई अंतरिक्ष यान वापस पृथ्वी की तल पर लौट रहा होता है तो वो क्या करता है, जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल उस पर विपरीत बल लगाने के कारण क्या होता है, घर्षण बल पैदा होता है, और वो घर्षण बल इतना ज्यादा होता है, घर्षण बल के कारण टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उसके आसपास क्या होते हैं, मुक्त आयन जैसी स्थिति इकट्ठी हो जाती है, और वो मुक्त आयनों के कारण क्या होता है, रेडियो संपर्क बाधित हो जाता है। ठीक है, चलो, जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो ये सही है, ये इसका सही कारण है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं, यूपीएससी के सवाल हैं बेसिकली अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, जो कुछ हलुआ हलुआ वाले सवाल थे कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जनक किसे माना जाता है, पहला उपग्रह हमारा कौन सा था, कब छोड़ा, पहला आदमी कौन गया, कुत्ता गया कि फीमेल डॉग गई, वो सब पूछता है। चलो खैर, हमें लेकिन ये भी करने हैं। तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, गलत बात है। ठीक है, तुल्यकारी उपग्रह होता क्या है, देखो पृथ्वी के ऊपर बेसिकली 3 कक्षाएं होती हैं जहां विभिन्न प्रकार के उपग्रह जो हैं स्टेबल किए जाते हैं। सबसे नीची वाली होती है लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट इसको बोलते हैं, फिर होती है मियो, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, फिर होती है जियो, ग्लोबल अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये बड़ी होती है काफी, ये काफी ऊंचाई पे होती है, ये ज्यादा ऊंचे नहीं मिलेंगे, 700-800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक मिल जाते हैं, ये 4000 किलोमीटर। इसकी एक परफेक्ट साइट है जियो की 35,786 किलोमीटर की हाइट पे ये कक्षा पाई जाती है। ठीक है, 35,786 किलोमीटर की। ठीक है, अब इसमें भी 2 प्रकार की कक्षाएं होती हैं, एक जियो सिंक्रोनस और एक जियो स्टेशनरी, भू स्थिर और भू तुल्यकारी ऐसे करके हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, वो क्या चक्कर होता है, अब मान लो 35,786 किलोमीटर की कक्षा में ही स्थापित करने हैं, तो अब मान लो अगर ये इस तरीके से कक्षा होगी, ये गोल भूतुल्यकारी जो कक्षा होती है वो गोल होती है, इस तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। लेकिन अब 1 ही किलोमीटर का डिस्टेंस है और उसमें ही बहुत ज्यादा सैटेलाइट
पहुंच जाएंगे, उपग्रह पहुंच जाएंगे तो यहाँ बाढ़ सी नहीं आ जाएगी, भीड़ सी नहीं हो जाएगी, ठीक है, उपग्रहों की भीड़ नहीं हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्या करा है, इसमें कई इस तरीके की भी एक वो हो सकती है इसकी कक्षा, इस तरीके की भी कक्षा होती है। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी वाली होती है इनको बोलते हैं भू अपरगामी या जियो सिंक्रोनस, है ना। और ये सीधी वाली जो है ये होती है जियो स्टेशनरी। तो मैंने ऐसे याद कर रखा है, ये सरकी हुई जो है ना ये जियो सिंक्रोनस है, ठीक है, और जो स्टेबल जो है वो भू स्थिर कक्षा है, ठीक है। तो तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की हाइट पे, नहीं कितनी हाइट है याद रख लोगे इसको, 35,786। चलो, संगीत के एफएम संचरण के लिए, संगीत के एफएम संचरण के उत्तम प्रकार का होने के कारण है कि वायुमंडल अथवा कृत्रिम शोर को जो सामान्यतः आवृत्ति उपार्जन का क्या होता है, आवृत्ति उपार्जन की वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, परिवर्तन होता है जिसमें इसके अधिक हानिकारक नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो देखो ये तो सही है ना, आवृत्ति की वजह से उसमें डिस्टरबेंस होता है, ये सही है दूसरा वाला, लेकिन पहला तो डेफिनेटली गलत है, ठीक है। तो क्या गलत है, कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं होगा, केवल एक। चलो, दूर संचार प्रसारण हेतु निम्न प्रयुक्त उपग्रह को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है, ठीक है भाई साहब। अभी जो बता रहा था 35,786 के दो टाइप थे ना, भू अप्रगामी और भू स्थिर कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब, देखो कब कब होगा, कक्षा भूतुल्यकालिक होती है। भूतुल्यकालिक का क्या मतलब है, देखो इसका मतलब क्या है, ये हाइट ही क्यों आई 35,786, ये पृथ्वी है, मान लो ये वो कक्षा है 35,786, ठीक है। अब ये सैटेलाइट क्या करते हैं, सैटेलाइट जो घूम रहे हैं ना वो इस स्पीड से घूमते हैं, यहां उनको पूरा चक्कर करने में 24 घंटे लग जाते हैं, और पृथ्वी भी 24 घंटे में क्या करती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो मतलब क्या है, पृथ्वी ऐसे एक चक्कर घूमी, ये 24 घंटे में घूम लिए, मतलब पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही है ये भी उसके साथ साथ घूम रहे हैं, इस तरीके से समझना। तो क्या है, एक स्थान पर विशेष निगाह रखते हैं, मतलब क्या हो गए, भूतुल्यकाली हो गए, ठीक है, या भू स्थिर हो गए। तो कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, ठीक है, कक्षा वृत्ताकार होती है, हमेशा याद रखोगे ये भूतुल्यकालिक वाली कक्षा वृत्ताकार होगी, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था, इस तरीके से भी आपको कक्षाएं बताई थी कि या तो कक्षा कैसी होगी, या तो कक्षा ऐसी होगी गोल, या कक्षा ऐसी होगी, या कक्षा ऐसी होगी, ठीक है। तो भूतुल्यकालिक कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, ठीक है, ये देख रहे हो ना आप, ये वाली कक्षा की बात कर रहे हैं, ये भूतुल्यकालिक कक्षा है ना, समतल होगी। कक्षा 22,000 नहीं भाई साहब, 35,786 किलोमीटर पर होती है, चौथा गलत है, बाकी तीनों सही है, चौथा गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो, मतलब आपको एक भी पता है, तो ये एलिमिनेशन मेथड लग जाता था पहले यूपीएससी में, लेकिन इन YouTube वालों ने इसकी इतनी ऐसी तैसी कर दी कि यूपीएससी ने एलिमिनेशन को भी एलिमिनेट कर दिया। देखो, भूस्थैतिक स्थिति क्या है, भूस्थैतिक नाम से ही क्लियर है, भू पृथ्वी, स्थैतिक पृथ्वी पर एक स्थिर है, ठीक है। जब कोई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर दे, अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में स्थित होता है, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर और पृथ्वी की गति के समानुपाती उसी गति से चलता है कि वह पृथ्वी के स्थित किसी स्थान पर निश्चित दूरी पर होता है। मान लो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ये चचा भी ऐसे ही घूमते आ रहे हैं इसी तरीके से, मतलब क्या हो गया, आप ये देखो, मान लो ये मेरे हाथ का ऐसा मुट्ठी वाला टाइप है, मैं ऐसे घूम रहा हूं और ये भी ऐसे करके घूमते आ रहे हैं मेरी तरफ, मतलब क्या है कि सेम लोकेशन पे वो लोकेट रहता है, उसको भूस्थैतिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 40 में का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल देखते हैं। बेसिक बात जरा सी दिमाग में घुस गई होगी कि वो स्थिर कक्षा होती है, कहीं भी और नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा, 35,786 पे रहेगा। बेसिकली जियो की बात है, ये तीन कक्षाएं मैंने बता दी, लियो, मियो और जियो। सर बढ़िया से समझ में नहीं आया, 5 मिनट में क्वेश्चन के साथ क्या बढ़िया से कहानी समझ में आ जाएगी, इसके लिए पूरा 2 घंटा चाहिए। चलो, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो भू स्थिर नाम ही उसका स्थिर है, तो क्या होगा, किसी भी ऊंचाई पर नहीं, स्थिर ऊंचाई पर घूमेगा, किसी भी ऊंचाई पर नहीं, ध्रुव के ऊपर नहीं, ऊंचाई नहीं, ठीक है, स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। चलो, किसी वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं, तो जो संचार, ये सारे किसी भी स्पेयर में नहीं किए जाते हैं, ये तीनों जो स्पेयर है ना वायुमंडल में तो कर ही नहीं जाते, वायुमंडल में गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल, क्यों, क्योंकि 400 किलोमीटर के बाद की रेंज को हम क्या कह देते हैं, एक्सोस्फीयर कह देते हैं, बहिर्मंडल कह देते हैं। शायद 15 किलोमीटर आपका क्षोभ मंडल होता है, फिर 15 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, फिर 80 किलोमीटर तक क्या होता है आपका मध्य मंडल, फिर आयन मंडल हो जाता है, फिर बहिर्मंडल हो जाता है 460 के बाद 80 से 460। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर।
चलो अगला सवाल देखते हैं। एक भू स्थिर उपग्रह का काल है। अब जाए कई इसीलिए भू स्थिर रहे हैं कि पृथ्वी की जिस शकल पे बना हुआ है उसी शकल पे बना रहेगा। मतलब 24 घंटे पृथ्वी घूम रही है, 24 घंटे में चचा घूमेंगे, 23 घंटा समथिंग कुछ मिनट में घूमता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो भू स्थिर उपग्रह का काल क्या होगा? 24 घंटे होगा। चलो, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। वही बात, सेम रिपीटेड सवाल हम तो जरूर पूछेंगे और हम भी जरूर आंसर लगा लेंगे। देख रहे हो, आरओ की परीक्षा में पूछा गया है 2016 में, तो रिपीटेड सवाल खूब पूछे जाते हैं, है ना। 140 सवाल में मैं गारंटी दे रहा हूं 35 से 40 सवाल रिपीटेड होंगे, बिल्कुल एज इट इज वाले जो होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए हुए आरेखों में से कौन सा आरेख अंतरिक्ष में तुल्यकारी उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है? तो मैं भी बार बार बताता चल रहा हूं, तुल्यकारी जो कक्षाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। भूमध्य रेखा के आसपास होगी, वृत्ताकार होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कौन सी वृत्ताकार दिख रही है? यही दिख रहा है, बाकी तो ये सब ओवल शेप दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तुल्यकाली उपग्रह का पथ कैसा होता है? अधिकतम सही पथ का निरूपण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गोल क्लास होती है वो। चलो, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण केपलर नामक केपलर दूरबीन का प्रवर्तन किया जानने के लिए, किसके लिए? तो पृथ्वी जैसे जो और ग्रह है ना भाई साहब, पृथ्वी जैसे जो और ग्रह हैं उनके खोज के लिए, उनको जानने के लिए केपलर नामक दूरबीन का, आप देखो 2008 में चर्चा में था, 2000 आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2009 में केपलर जो है चर्चाओं में आया था, उसका जो है प्रवर्तन किया गया था। तो उस हिसाब से इस 46 का आंसर हो जाएगा डी। ऐसे कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है अंतरिक्ष से रिलेटेड, खासकर नासा और इसरो का आपको ध्यान रखना है। आजकल यूरोपियन एजेंसी के भी सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार का अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसको दिमाग में रखते हुए अपन सॉल्व करेंगे। चलो, मतलब ध्यान रखेंगे। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी जो हैं उनके सम्मान में चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम जो है चंद्रा एक्सरे दूरबीन रखा गया है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला, ठीक है, एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? अब एस्ट्रोसैट बेसिकली क्या था? एक थोड़ी सी ऊपर, जैसे हम दूरबीन देखते हैं ना, तो अंतरिक्ष में स्थापित दूरबीन है एक तरह से, ऐसे मान लो, है ना। चलो, यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है, देखो, जहां ये शब्द हो ना, ये है ना, ये क्या है? ये ज्यादा चौड़े वाले शब्द हैं, तो ज्यादा चौड़े शब्दों को कोई मतलब है नहीं। एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। तो भाई साहब, इनके सिवा आपके पास जापान के पास भी है ना, और यूरोपियन यूनियन के पास भी है। तो ये तो गलत हो गया। एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह से 1650। तो यूपीएससी प्राय डेटा भी गलत देती है, अगर किसी की संख्याएं देगी तो ये भी गलत है। पूछ रहा है क्या सही है, तो ना एक ना दो सही है, ये देख लेते हैं। 28, देखो ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है, इसीलिए लाल है ना। 2015 को इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले खगोलीय मिशन का प्रक्षेपण किया था। एस्ट्रोसैट का कुल वजन 1513 किलोग्राम है और इसकी पृथ्वी सतह से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो करंट में चीजें रहेंगी उनको भी आपको ध्यान में रखना है, खासकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। यहां से करीब मुझे 80 सवाल आप लोगों को कराने हैं, लगभग यहां से 15-20 सवाल इन लास्ट के सवालों में ऐसे ही जो करंट अफेयर्स वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, उनको स्किप मारता भी चला जाऊंगा और आपको बताता भी चला जाऊंगा कि आपको यह चीज याद रखनी है, कहां से किस तरीके से चीजें याद रखनी है। चलो, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहां है? पहले अपने भारत में थी, लद्दाख में, ठीक है। ये देखो, अब इनमें आपको समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? कि कोई भी इस प्रकार की वेधशाला क्या है, ऊंचाई पर ही क्यों स्थापित की जाती हैं, ठीक है। और ऐसे स्थान पर क्यों स्थापित की जाती हैं, काफी ऊंचाई पर, है ना, पर्वतीय एरिया में। क्यों? क्योंकि जब हम यहां से अंतरिक्ष का अवलोकन करते हैं तो हमें चाहिए कि साफ आकाश हो, शांत एरिया हो, प्रदूषण ना हो, ऐसा एरिया हम देखते हैं। तो इसलिए हमने लद्दाख में वेधशाला स्थापित की थी, भारत में, जो सबसे ऊंची थी। परंतु वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला उत्तरी चिली के अटकामा मरुस्थल, ठीक है, अटकामा मरुस्थल के सेरो चैलेंजर ज्वालामुखी चोटी पर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटकामा वेधशाला है। यह समुद्र तल से कितनी है? 5640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अपनी वाली लगभग 4500 मीटर हाइट पर स्थित थी, ठीक है। चलो, तो इसको याद रखोगे। वर्तमान में कहां है? चिली में है। फिर लेकिन सवाल रिपीट हो जाए, मान लो
हम तो वही ऑप्शन देंगे, हम नए ऑप्शन देंगे ही नहीं, कॉपी करेंगे सवाल, इसलिए वही ऑप्शन देंगे। तो फिर क्या करेंगे, भारत लगा के आएंगे, लेकिन चिली ऑप्शन में होगा तो चिली लगाएंगे। चलो, इसरो का पूरा नाम है, तो इसरो का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। चलो, जब INSAT 3V लॉन्च किया गया था उस समय निम्नलिखित में से कौन इसरो का अध्यक्ष था। मतलब ये करंट का सवाल है, आज हमारे लिए किसी यूज का नहीं है, कौन था कौन नहीं था अपन को कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब सवाल कैसे पूछा जा सकता है, मान लो 1 साल बाद सवाल पूछ ले कि जब, अब हाँ ये पूछ ले कि जब चंद्रयान जो अपना फेल हुआ था, मिशन चंद्रयान 2 है ना, जब जो फेल हुआ था उस समय कौन उसके वो थे, तो उस समय के सिवान थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आजकल कौन है इसरो के, एस सोमनाथ हैं। तो ये सवाल वर्तमान दृष्टि से बेकार है, लेकिन हाँ हमें याद रखना है कि इस प्रकार की कोई चीजें होती हैं तो उस समय में याद रखना चाहिए क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष कौन है, तो प्रश्न काल में इसरो के अध्यक्ष GR माधवन नायर थे, वर्तमान में कौन है, एस सोमनाथ है। आपको याद रखना है एस सोमनाथ है, और ये अभी कब तक रहेंगे, मैं अगर गलत नहीं हूं एस सोमनाथ है। अरे ये तो वही वाला सवाल आ गया, सॉरी, एस सोमनाथ है, सोमनाथ। ठीक है, और ये कब तक रहेंगे, जनवरी 2022 में इन्होंने चार्ज लिया है, 3 साल है, तो 22, 23, 24 यानी पूरे 24 तक ये भी रहेंगे, मतलब अभी 1 सवा साल और रहेंगे एस सोमनाथ। तो आप इनको रट लें एस सोमनाथ को सवाल, क्योंकि इसरो के नए चेयरमैन इस तरीके से भी पूछा गया है। ठीक है, तो इनसे पहले के सिवान थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल ग्रहण किया है। देखो, RO मेंस 2021 का सवाल है आपका, क्या है, मतलब करंट में ऐसी विशेष संस्था है ना जिनके प्रमुख चेंज होते हैं, भाई वायुसेना, थल सेना, इस प्रकार की जो भी चीजें होती हैं तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, एस सोमनाथ। काफी इजी सवाल था उस समय। ठीक है, करंट का सवाल है। चलो, कथन 1 और कारण R, भारत के टेली कम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया है, बिल्कुल सही है। नाविक जो एक तरह से पद्धति है इनसेट, वो मान लेंगे। भारत स्टार वार की तैयारी कर रहा है, भारत किसी वार की तैयारी नहीं कर रहा है, तो कथन सही है पर कारण गलत है। कहां गया, कथन सही है परंतु कारण गलत है। हम कोई वार ना करें, स्टार वार क्या करेंगे। चलो अगला देखते हैं। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वो क्या है, वो क्या है, इनसेट है। ठीक है, तो 56 में का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 56 में का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, INSAT, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इनसेट बेसिकली ये क्या करता है, दूर संचार करता है, प्रसारण में हेल्प करेगा और आपके मौसम विज्ञान में भी हेल्प करेगा, है ना। इनसेट मौसम विज्ञान में भी हेल्प करेगा इन सब चीजों में। ठीक है, तो भारतीय उपग्रह दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जाए, दूर संचार मतलब भाई टेलीफोन। ठीक है, दूर संचार में यूज लाई जा रही। चलो, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है संसाधन उपग्रह का, सैन्य संबंधित, ध्रुवीय, मौसम। ठीक है, तो दूर संचार के लिए और मौसम के लिए। ठीक है, तो ये याद रखोगे आप, दूर संचार के लिए और मौसम के लिए। चलो, निम्न में से कौन सी आवृत्ति बैंड इनसेट जीसेट, ये देखो इस प्रकार के बकवास सवाल हैं। ठीक है, मतलब इतना ये विषय विशेषज्ञता वाली बात हो गई, कौन सा बैंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो छोड़ने होते हैं एक आध सवाल, इसको भी छोड़ देंगे। वैसे इसका आंसर MF है, सेम रिपीटेड हो जाए तो ध्यान रखना कि इनसे जो इनसेट जीसेट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है, कौन सा आवृत्ति बैंड है, MF है। क्या होता है, कैसे होता है, नहीं जाना है ना। 1-2 सवाल के लिए नहीं आत्महत्या करनी है, मतलब इतना नहीं घुसना है ना, फर्जी में 1 घंटा इसको समझेंगे। चलो, इतनी देर में अपने पॉलिटी के 2 चैप्टर कर लेंगे, 2 चैप्टर से राष्ट्रपति और संविधान संशोधन कर लिया, गारंटी है सर 2 सवाल मिलेंगे, तो क्यों दिमाग खपाऊं। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। एक तरफा कम्युनिकेशन होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, और जो टेलीविजन ट्रांसमिशन है वो उसी का उदाहरण है। ठीक है, चलो, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भारत का कहां से छोड़ा गया था। अब पहला है तो याद रख सकते हो, है ना, बीकानेर से छोड़ा गया था, बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था, पहला है इसलिए याद रख सकते हो। बाकी ये भी करंट अफेयर्स वाला मामला है, 1994 में है। ठीक है, इन सवालों से घबराना नहीं है, लेकिन इनसे ये याद रखना है कि इस प्रकृति के सवाल प्रायः पूछे जाते हैं। डेट रही, उनका वजन रहा, वो किसका, कहां से गए, क्या लेके गए, ये सारे सवाल आपके दिमाग में होने चाहिए, या इनको उस तरीके
तरीके से आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? अब देख रहे हो आप, दूर संवेदन, नाम से ही क्लियर है, दूर से संवेदन कर लेते हैं चीजों का। क्या देख लेंगे, कहीं अगर कुछ है ना, किसी चट्टान में मान लो सोना है, कहीं पेट्रोलियम के भंडार हैं, तो ये उसकी मतलब विभिन्न टेक्निकलिटीज होती है, उनके माध्यम से खोजते रहते हैं कहां कहां क्या है। ठीक है, तो फसल की उपज का आकलन भी कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर भी खोज सकते हैं, खनिजों का भी अन्वेषण कर सकते हैं कि भाई यहां पर ये है। दूर संचार में इनका कोई योगदान नहीं है, दूर संवेदी उपग्रहों का दूर संचार में कोई योगदान नहीं है, दूर संचार उपग्रह अलग होते हैं। यातायात के अध्ययन में भी कोई मतलब नहीं है, वो तो अलग होंगे, नेविगेशन उपग्रह होंगे वो अलग होंगे। तो 1 2 3 देखो किसमें है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में है, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, देखो जो सुदूर संवेदी उपग्रह है ना, वो क्या क्या, किसी विशेष स्थान की वनस्पति, ठीक है, जांच लेंगे, किसी विशेष स्थान के धान की खेतों में ग्रीन हाउस उत्सर्जन जांच लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दूर संवेदी उपग्रह जो है ना लियो में है, मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा में है, और इनका काम ही यही है, खनिजों का अन्वेषण करना, खनिज खोजना, है ना, खेतों में क्या क्या हो रहा है उसको, जो सैटेलाइट इमेज जो आप देखते हैं वो उस तरीके की जो चीजें, ये किसी विशेष स्थान के भूपृष्ठ का तापन ये भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूर संवेदी इनमें से क्या कर सकते हैं, 1 2 3 तीनों कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने 1994 की अवधि में अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित कर लिया था। करंट अफेयर्स का सवाल है ना, करंट अफेयर्स का सवाल है, तो इसको छोड़ देते हैं, घबराना नहीं है। बाकी 1994 में हमने क्या कर लिया था, तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर लिया था अपना। ठीक है, तुल्यकालिक वही जो पृथ्वी के उस पर रहता था, अभी पीछे हमने कक्षा पढ़ के आए थे। चलो, इनसेट 3C को प्रक्षेपित किया गया, कहां से प्रक्षेपित किया गया, तो करंट अफेयर्स का सवाल है। ठीक है, वैसे कोरू से प्रक्षेपित किया गया था। तो इस प्रकार के, अगर अब मान लो गगनयान 3 है या आदित्य मिशन L1 है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आदित्य मिशन हमने कहां से लॉन्च किया, गगनयान 3 हमने कहां से किया, तो ये सब चीजें बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। चलो, इसरो द्वारा किस सैटेलाइट का 22 दिसंबर 2005 को करंट अफेयर्स, कोर करंट अफेयर्स सवाल, ठीक है, PCPS LV-C-37 द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2000 कितने उपग्रह ले जाए गए थे? काफी चर्चा का विषय रहा था ये। 104 उपग्रह एक साथ ले गया था विभिन्न देशों के। ठीक है, तो इस प्रकार के मतलब इन सवालों की प्रकृति समझते चलो कि करंट से सवाल पूछेगा तो क्या रिलेट करके पूछ सकता है, क्या चीज हमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये भी सवाल अपन छोड़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, सही कालानुक्रम क्या है, यह भी करंट अफेयर्स का सवाल है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, उतना भी नहीं है। देखो, ये अंतरिक्ष कार्यक्रम है, ये आप कैसे याद रखोगे, जैसे मैंने ऐसे याद कर लिया था, ये अंतरिक्ष प्रोग्राम, मान लो मुझे एप्पल का आईफोन लेने जाना है, हालांकि गरीब मास्टर है उतना नहीं ले पाएगा, लेकिन फिर भी सोचने में क्या बुराई है, सोच सोच कर खुश होने में क्या बुराई है। ठीक है, मान लो मुझे एप्पल का आईफोन लेने जाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसकी क्या करूंगा, साइट खोजूंगा कि भाई साहब कहां है एप्पल का आईफोन का स्टोर, कहां है, उसकी साइट खोजूंगा, किस साइट पे है, साइट मतलब किस जगह पे है। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर उसकी तरफ स्टेप बढ़ाऊंगा अपने, है ना, फिर उसकी तरफ स्टेप बढ़ाऊंगा अपने, स्टेप बढ़ाऊंगा, लेके आऊंगा। ठीक है, फिर क्या करूंगा, एप्पल का आईफोन ले लूंगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले मैंने साइट देखी, ऐसा कुछ नहीं है, याद कराने के लिए बता रहा हूं, क्वेश्चन अच्छा है, रिपीट हो सकता है, एक भी बार रिपीट नहीं हुआ है इसलिए, है ना। साइट खोजूंगा, स्टेप बढ़ाऊंगा, एप्पल का आईफोन ले लूंगा, लास्ट में IGMD है। ये आपका आया था सबसे पहले साइट 1975, 1977, 1981 और 1983, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डी, देखो सबसे पहले नंबर पे डी है, देखो भाई सब डी किस में, पहले लो जी, एक में ही है डी, डी के बाद सी है, सी के बाद ए है, फिर डी। ठीक है, तो अपना बी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला देखते हैं, एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। ये एप्पल उपग्रह से पता नहीं इनका क्या प्यार है, कई बार पूछा गया है। बेसिकली जब हम उस समय अपने उपग्रह प्रक्षेपित करते थे, नासा की सहायता से करते थे, तो इनका नौरू फ्रेंच गुयाना में इनका स्पेस वो है जो प्रक्षेपण यान है, फ्रेंच गुयाना आपका पड़ता है जब आप दक्षिणी अमेरिका देखते हो, है ना, दक्षिणी अमेरिका देखते हो तो यहाँ एक देश है फ्रेंच गुयाना, वहीं पे पड़ता है कोरू यहाँ। ठीक है, तो ये कोरू से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर,
है ना, 2007 में पूछा गया। आगे चलते हैं, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था। देखो फिर एप्पल पे आ गए, तो एप्पल अभी हम देख के भी आए थे, अगर हमें 1981 भी याद होता तब भी नहीं होता, 3 दे रखे हैं, ठीक है। 2008 में पूछा है, भगवान छत्तीसगढ़ वालों डूब मरो, ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ आयोग वालों, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, एप्पल। तो एप्पल से 2-3 बार पूछा गया है, तो क्या पता एप्पल के प्रति किसका प्रेम भी जाग जाए, यूपीपीसीएस वालों का भी प्रेम जाग जाए। तो कहां से छोड़ा गया, फ्रेंच गुयाना कोरू से छोड़ा गया है, 19 जून 1981 को छोड़ा गया है, याद रखना, ठीक है। इनसेट 1D का प्रक्षेपण क्या कब किया गया, कोर करंट अफेयर्स का सवाल है, ठीक है। पहले ये कुछ ही थे, तो इनका सन वगैरह सारा याद करना रहता था उस हिसाब से। इनसेट 2A कब छोड़ा गया, ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। तो बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है कि इस प्रकार के कोई भी उपग्रह प्रक्षेपण हो रहा है, उसका वजन, कौन उसे ले गया, कैसे ले गया, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें भी हमें याद रखनी है। किस तारीख को ले गया है, देखो इसमें वजन पूछ लिया गया, ये सब करंट अफेयर्स के सवाल हैं, ठीक है। सर आप बिना आंसर लगाए जा रहे, क्या करोगे इनके आंसर रट के भी, ठीक है। चलो, भारत का पहला संचालन उपग्रह, अब ये पहला है तो हमें ये याद रखना है, IRNS 1A कहां से छोड़ा गया, क्यों याद रखना है, क्योंकि पहला है। तो ये कहां से छोड़ा गया था, हमारा श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, और श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। और श्रीहरिकोटा कहां पड़ता है, कल अपन एक झील पढ़ रहे थे, पुलिकट, ठीक है। तो हम उससे कह रहे थे पुलिकट कट गई, वो 2 भागों में कट गई जी। कौन कौन सी स्टेट में कट गई, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है पुलिकट झील, दोनों की सीमाओं पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पहला संचालन उपग्रह कहां से छोड़ा हमने, IRNS, ठीक है, श्रीहरिकोटा से। चलो, भारतीय क्षेत्रीय संचार उपग्रहण प्रणाली, ठीक है, IRNSS, इसको आजकल हमने नाम दे दिया है नाविक। 2016 या 17 में मोदी जी ने नाम दिया है नाविक, नेविगेशन समथिंग करके, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्षेत्रीय संचालन उपग्रहण प्रणाली पता है क्या होती है, एज लाइक एज GPS, जैसे अमेरिका की है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऐसे ही हमारी है IRNSS या नाविक, ठीक है। चलो, IRNSS के तुल्यकारी जियो स्टेशनरी कक्षाओं में ये टोटल IRNSS के कितने हैं, 7 उपग्रह हैं। 3 तो ठीक वाली कक्षा में है ना, और 4 जो है सरकी हुई वाली कक्षा में है ना। 7 टोटल उपग्रह हैं, जिनके हिसाब से हम पूरे भारत पे क्या कर रहे हैं, पूरे भारत पे देखे हुए हैं, पूरे भारत की संचालन प्रणाली को हम मॉनिटर कर सकते हैं। 7 है, 7 में से जो मैंने कक्षाएं बताई थी ना, जियो में कक्षा नहीं बताई थी, अरे भूल जाते हो, ये क्या है, ये जियो स्टेशनरी है। और ये वाली जो कक्षाएं थी ये कैसी थी, जियो सिंक्रोनस थी, सरकी हुई थी। तो जियो स्टेशनरी में हमारे 3 वो हैं उपग्रह, और सरके हुए 4 उपग्रह हैं, ठीक है। चलो, तो तुल्यकारी जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं, ठीक है, और भूतुल्यकाली जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। IRNSS व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के 5500 वर्ग किलोमीटर के बाहर है, नहीं, IRNSS संपूर्ण भारत को मॉनिटर कर रहा है, प्लस भारत से लगभग 1500 किलोमीटर आगे की चीजों को मॉनिटर कर रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी, नहीं, यह बहुत बड़ा काम हो जाएगा पूरे विश्व का। देखना, जैसे अमेरिका की GPS है, ये संपूर्ण विश्व की संचालन उपग्रह प्रणाली है, हम तो कह ही उसको क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली रहे हैं। तो 2 और 3 गलत हो जाएंगे, एक सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो, मैं सवाल कराते समय ये भी एजम्पशन लेके चलता हूं कि थोड़ा बहुत आपको चीजें पहले से पता होंगी, ठीक है। ये अगर आपको इस सवाल के बेसिक्स नहीं पता है तो नहीं समझ में आएगा, घबराना नहीं है, यूपीएससी का सवाल है वैसे भी, ठीक है। तो अगर आपको इसके बेसिक्स पता है तभी समझ में आएगा। सवाल के माध्यम से उतना डीप में चला जाऊं, बिल्कुल बेसिक बताऊं तो 1 घंटा इसी सवाल पे लग जाएगा, इसलिए वो अपन नहीं कर पाएंगे। चलिए, नाविक का फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन, ठीक है, नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन। तो ये नाविक का फुल फॉर्म है आपका, वही जो IRNSS था उसी को नाविक नाम दे दिया है। गैलीलियो परियोजना जो हाल ही में चर्चा का विषय थी, क्या थी, तो इस प्रकार की कोई भी परियोजना अगर आती है जो चर्चा का विषय रहती है, करंट अफेयर्स का सवाल है, इसीलिए लाल है, ठीक है। चलो, तो क्या है, यूरोपियन संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन प्रणाली है। ज्यादा नहीं घबराना है, 4 सवाल और रह गए, 80 सवाल हैं, अगली क्लास में लगभग 75 सवाल कर लेंगे तो ये पूरा अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी अपनी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसको जरूर करना, मेरा गट फीलिंग कह रही है कि एक सवाल पता नहीं क्यों टपकेगा यहां से। चलो, निम्नलिखित में से किसके लिए GPS प्रयुक्त होता है, तो GPS की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, किसका है, अमेरिका का, ठीक है। GPS किसका है, अमेरिका की क्या है, अमेरिका की प्रणाली है जो आपकी GPS है, ठीक है। इसको वैश्विक नौवहन प्रणाली बोल सकते हैं,
ठीक है। 1995 से क्या है, जीपीएस ने पूर्ण रूप से हमारे तो मतलब पहले तो सरकार के लिए ही काम करती थी जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, अब ये नागरिकों के लिए भी काम कर रही है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? मोबाइल फोन प्रचालन में होता है, बैंकिंग प्रचालन में भी हो सकता है, भाई वहां भी तो वो सिस्टम चलते हैं, पावर ग्रिडों के नियंत्रण में भी हो सकता है। तो 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो, भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया है, ABCD यानों को बनाने का सही कालक्रम क्या है? अब देखो, ये क्या है, ये हमारे प्रक्षेपण यान है। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपना घर वाला रॉकेट देख लो, वैसे ही रॉकेट होता है। इधर रॉकेट में ये 2-4 आइटम ऐसे भी लगे हुए होते हैं जो आपका ये प्रक्षेपण यान ले जाने वाला रॉकेट होता है। देखो, इसकी संरचना बेसिकली क्या होती है, ये वाला जो ऊपर वाला तिकोना आइटम होता है ना, यहां आपका रखा होता है उपग्रह। ठीक है, यहां आपका रखा होता है उपग्रह। बाकी ये सर क्या है, ये चारों तरफ जो आइटम दिखाई दे रहे हैं बंदूक सी, ये तो क्या है, ये है इसके बूस्टर जो इसको थ्रस्ट प्रदान करते हैं ऊपर भगाने के लिए। और यहां कोई 3 या कोई 4 भागों में इंजन भी, इंजन कह रहा हूं, इन 4 भागों में क्या रहता है, ईंधन भी रखा हुआ रहता है, ताकि इसको क्या करें, ऊपर की तरफ उड़ने के लिए थ्रस्ट प्रदान करते रहे। जैसे अपन दिवाली वाला रॉकेट नहीं होता, तिल्ली जला दो तो जैसे ही वो जलती है फट्टे से ऊपर भाग जाता है, तो थ्रस्ट प्रदान किया ना, वैसे ही रॉकेट को भी थ्रस्ट प्रदान करते हैं। ठीक है, इस तरीके की संरचना होती है। सबसे पहले हमने बनाया था सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV बनाया था सबसे पहले हमने, तो सबसे पहले C बनाया था। लो, अगर ये पता हो तब भी आंसर मिल गया। हे प्रभु, है ना, हे स्वामी, हे राम, हे जगन्नाथम। ठीक है, ध्यान रखोगे तो अगर छोटा सा भी चीजें पता होंगी ना, हो जाएगा। फिर SLV के बाद हमने बनाया था ASLV। ठीक है, ठीक है, मतलब संवर्धित सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। संवर्धित को अंग्रेजी में बोलते हैं, एडवांस नहीं, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, फिर हमने दूसरे नंबर पर बनाया ASLV, देखो C के बाद B है। फिर तीसरे नंबर पर हमने बनाया PSLV। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। फिर चौथे नंबर पर बनाया GSLV। ठीक है, तो A के बाद D, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। तो इनका क्रम भी आप याद रखोगे। ठीक है, SLV हमने बनाया 79 में, ASLV बनाया 87 में, वो बनाया 93 में, PSLV 93 में हमने बनाया 1993 में, ये अपन बना के लाए हैं 2001 में GSLV। ठीक है, चलो, तो अब मान लो एक बेहतरीन सा सवाल, आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए, SLV, ASLV, PSLV, GSLV। आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन 21वीं सदी में, है ना, 21वीं सदी में आवरण किया गया है किस प्रक्षेपण यान का? खतरनाक सवाल बन गया। और ये जी 21वीं सदी में किसका हुआ, हमें तो पता ही ना, 2001 में आया भाई GSLV। चलो आगे चलते हैं। आज का अंतिम सवाल, प्रक्षेपण यान दिए हैं और सैटेलाइट दिए हैं। उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3, ASLV, PSLV और भू समकालिक उपग्रह GSLV, किससे हम क्या क्या ले गए हैं, इनकी बात चल रही है। ठीक है, तो जो आपका चंद्रयान प्रथम है, ठीक है, जो चंद्रयान प्रथम है वो किससे गया है, जो चंद्रयान प्रथम है वो किससे गया है, वो आपका गया है ध्रुव PSLV से। ठीक है, PSLV से हम लेके गए थे चंद्रयान प्रथम। मूवी देखी हो अगर आपने चंद्रयान, तो उसमें वो कहती है ना कि जी PSLV से ही काम चला लेंगे, विद्या वाला GSLV कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये हल्का, इसमें ईंधन कम लगता है। तो PSLV तो अपना बॉस है। बॉस कैसे है, बॉस कैसे है, इसकी अब तक 99% एक्यूरेसी है। जितनी उड़ान इसने भरी है भाई साहब, कभी फेल ही नहीं होता, सीधे जाके टारगेट हिट। ठीक है, चलो, मतलब पड़ोसिन के घर में रॉकेट फेंकना है तो PSLV को लेकर भेज दो, जा भाई चला जा। चलो, ऐसा नहीं करना है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से क्या आया था, चंद्रयान 1। देखो C का मतलब तीसरे का A होना चाहिए, तीसरे का A किसमें है, इसमें है। चलो, फिर आ जाते हैं पहले पे। उपग्रह प्रक्षेपण यान जो SLV-3 था वो क्या लेके गया था, रोहिणी को लेके गया था, तो इसका B हो जाएगा। तो देखो B C इसी में मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, B और A। ठीक है, फिर संवर्धित ASLV से हमने क्या भेजा था, ASLV से सोर्स C उपग्रह भेजा था, ये इसका ये हो जाएगा। मतलब एक पता होगा ना, चंद्रयान पता होगा तब भी आंसर मिल जाता। भू समकालिक GSLV जो गया था वो एडुसेट को लेके गया था, तो D का D हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मतलब अगर हमें यह भी पता होता कि चंद्रयान 1 2016 में ही पूछा गया है, करंट से ही मान लो, है ना, चंद्रयान 1 को कौन लेके गया था, PSLV से हमने भेजा था, तो आपको इसका आंसर मिल जाता, ऑप्शन नंबर C।
चलिए, तो आज की आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नए बेहतरीन शानदार से अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ साझा करना है, कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। प्रीमियर होते ही आप लोग भग जाते हो, कमेंट के माध्यम से बताना है वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।